जो पार्ट नंबर 12 थी उसमें हम बात कर रहे थे आव्यूहों के प्रकार में, और आव्यूहों के प्रकार उनके स्तंभों और पंक्तियों की संख्या के आधार पर कैसे कैसे डिसाइड किए गए, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हर चीज को समझकर दिमाग में रखना, ठीक, थोड़ा थोड़ा जो अंतर सबके बीच है। तो हम शायद लास्ट में जो बात किए थे वो आदिश आव्यूह की बात किए थे, आदिश आव्यूह की बात किए थे। और इसके बारे में बात क्या हुई थी? बात यही हुई थी कि ऐसा विकर्ण आव्यूह हम कहते हैं, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो, कामा उसे आदिश आव्यूह कहते हैं। और एग्जाम्पल भी हमने दिया था, ठीक। अच्छा, मुख्य वर्ग देखिए, अगर विकर्ण आव्यूह की बात आती है तो वर्ग आव्यूह आता है, वर्ग, क्योंकि विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह के अंतर्गत ही होगा। और कैसा होगा? कि जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़ करके बाकी सब शून्य हो, ठीक। अब यहां तीन चीजों पे तुम लोग ध्यान दो थोड़ा सा, जैसे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, ये हो सके। उसके बाद विकर्ण आव्यूह, और उसके बाद बात आती है सदिश आदिश आव्यूह, आदिश आव्यूह, आदिश आव्यूह। तीनों की अगर हम बात करें तो इसके ये भी देखो, ये भी वर्ग आव्यूह होगा, ये भी वर्ग आव्यूह होगा, ये भी वर्ग आव्यूह होगा। इसमें भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य, इसमें भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य, इसमें भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर बाकी सब शून्य। बस अंतर क्या है? मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए, और मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं प्रत्येक अवयव इकाई होना चाहिए, इकाई को। इसके में क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए, बाकी मुख्य विकर्ण के अवयव चाहे जो हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ ना कुछ हो, ठीक। और इसमें क्या है? मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होने चाहिए, और नहीं सॉरी, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों के अलावा बाकी सब अवयव शून्य होने चाहिए, और बाकी जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो मुख्य विकर्ण के जो अवयव वो समान होने चाहिए। अब तुम लोग अगर अंतर देखोगे तो अंतर से एकदम मामला स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। तो तीनों में अगर जैसे तीनों की परिभाषा पर थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पलों पे गौर करोगे तो क्या फर्क है? इकाई आव्यूह को मुख्य विकर्ण के अवयव विकर्ण आव्यूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, इकाई आव्यूह को तत्समक आव्यूह के अंतर्गत भी रखा जा सकता है, क्योंकि अवयव भाई समान है, परिभाषा लागू हो रही। लेकिन ये कहो कि इनको विकर्ण आव्यूह को इकाई के अंतर्गत शामिल कर दो तो नहीं, सभी नहीं हो सकते। ये कहो कि आदिश आव्यूह को इसके अंतर्गत शामिल कर दो, नहीं, सभी नहीं हो सकते, ठीक। तो इस सब चीजों पे जो है ध्यान दीजिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो है वो दिया, वो है ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, कामा उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं तो लिखोगे परिभाषा क्या? ऐसा वर्ग आव्यूह, यहां पे भी वर्ग आव्यूह की बात होती है, ठीक। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, कामा उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आइए देखा जाए। नंबर 1, जैसे ये a बराबर ये ले लो 2 3 5 0 है।
नंबर 2, ए बराबर दूसरा कोई ले लिया जाए, बी बराबर कर दे, ठीक, -3 5 6 0 3 1, 0 0 2। देख रहे हो, यहाँ पे भी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य, यहाँ पे भी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य, ठीक। तो ये सब कैसे है, आव्यूह हैं, ये सब ऊपरी त्रिभुजीय अपर ट्रायंगुलर या जिसको कहते हैं उस तरह के आव्यूह हैं। और भाई हमेशा यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि परिभाषा वर्ग आव्यूह से फॉलो होती है, डिफाइन तो वर्ग आव्यूह से डिफाइन की जाएगी, ठीक। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब नीचे है एक अगला क्वेश्चन, निम्न अगला एक टाइप है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, इसी का उल्टा है निम्न, अगला नंबर निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, जिसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। ये क्या होता है, जस्ट उसी का उल्टा। वहां क्या था, वहां था कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, यहाँ उसका उल्टा, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो ये हो जाए, तो लिखोगे परिभाषा कैसे, ऐसा वर्ग आव्यूह, यहाँ पे भी वर्ग आव्यूह से मामला शुरू होता है, ठीक। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, कामा, उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ये है ए बराबर, ये लेगा 3 0 2 1, नंबर 2 एक बी बराबर को दे दिया जाए -3 0 0 2 1 5 7 -3 2 1 5 नहीं 0, ठीक, और 5, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य, तो निम्न त्रिभुजीय हुआ। ऐसा जो है 4x4 के लिए भी एक बात दिया जाए, यहाँ देखो इसका भी एग्जाम्पल सब समझ लीजिएगा। सी बराबर मान लो जैसे कोई है, ये 2 0 0 0, ठीक, उसके बाद 3 -1 0 0, फिर 5 2 7 0, फिर उसके बाद जो है 3 2 1 4। यहाँ तक भी देख रहे हो, मुख्य विकर्ण के जो है ऊपर के सभी अवयव जो है शून्य हैं, इसलिए ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होगा, ठीक। और बाकी जो है मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य है, परिभाषा को होल्ड करता है, वर्ग भी है, वर्ग आव्यूह है, 4 पंक्ति और 4 स्तंभ, ठीक। तो ये रहा आव्यूहों के जो है कुछ प्रकार, और इन चीजों को जो है जाने रहिएगा बहुत ध्यान से। आइए एक चीज नोट करके इस चीज को लिखिएगा, लिखिएगा क्या, जाने रहिएगा नोट करके, ठीक, नोट करके ध्यान देना। सारणिक में क्या होता था, पहले सारणिक से मामला याद दिलाते हैं, ठीक। सारणिक से क्या होता था कि अगर हम किसी अचर राशि से किसी सारणिक में गुणा करते थे, तो उस अचर राशि का सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में गुणा हो जाता था। लेकिन आव्यूह में क्या होगा, आव्यूह में अगर हम किसी अचर राशि का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं, अगर हम किसी अचर राशि से या किसी अचर राशि का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं, तो उस अचर राशि का उस आव्यूह के सभी अवयवों में गुणा होगा। मामला समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल समझा दें। जैसे यदि ए बराबर ABCD EFGH IJKL यह है, ठीक। तब क्या होगा, लैम्डा गुणे ए, मान लो अचर राशि लैम्डा है, ठीक, बराबर लैम्डा गुणे ABCD EFGH IJKL। अब इसका गुणा कर दो तो सब में होगा, ध्यान रखिएगा, लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ, लैम्डा जी, लैम्डा एच, लैम्डा आई, लैम्डा जे, लैम्डा के, लैम्डा एल।
तो इस तरह से गुणा होगा। जबकि सारणिक में क्या होता था, ठीक, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव में गुणा होता था। और आव्यूह में क्या होगा, ठीक, आव्यूह में क्या होगा कि आव्यूह के सभी अवयव में जो है इसका गुणा हो जाएगा। आगे देखिए, दो अवयवों की समानता की बात कर ली जाए। आगे दो अवयवों की समानता, दो अवयवों की समानता, समानता इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयवों की समानता मतलब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखिए क्या होगा कि दो अवयव एक दूसरे के परस्पर बराबर होंगे यदि दोनों अवयवों के क्रम समान हो। क्रम समान होने का मतलब उनमें पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, उनमें स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, तथा उनके संगत अवयव भी आपस में समान हो। ठीक, फिर से सुन लीजिएगा, दो अवयव एक दूसरे के परस्पर समान अवयव होंगे यदि उनके क्रम आपस में समान हो तथा उनके संगत अवयव भी आपस में समान हो। ठीक, दैट इज, ये तो परिभाषा हिंदी में तुम लोग लिख लीजिए। दैट इज अर्थात यदि A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, फिर उसके बाद यदि A31, A32, A33, A34 ये बराबर हो जाए इसके B11, B12, B13, B14, B21, B22, B23, B24, B31, B32, B33 और उसके बाद B34। यदि ऐसा है तब आइए हम समान वाले को गोला करते हैं। पहले ये बराबर हो जाएगा इसको, ठीक, तब क्या होगा A22 बराबर हो जाएगा B22 के, मतलब संगत अवयव आपस में समान होंगे। कोई भी उठा लो इसके संगत कौन होगा, इसके संगत ये होगा ना, A32 बराबर होगा B32 के। ठीक, इसको उठा लिया जाए तो देखना इसको A14 बराबर होगा A14 बराबर होगा B14 के, मतलब संगत अवयव आपस में बराबर है। ठीक, तो इस पे भी आधारित क्वेश्चन जो होते हैं, आई बात समझ में। ठीक, ऐसा आई बात समझ में। और उसके बाद जो है मतलब हम क्या कह सकते हैं, अर्थात दो अवयव एक दूसरे के समान अवयव होंगे यदि नंबर 1 दोनों अवयवों के क्रम समान हो। क्रम समान होने का मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि पहले में पंक्तियों की संख्या बराबर दूसरे में पंक्तियों की संख्या तथा पहले में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे में स्तंभों की। नंबर 2 और क्या होना चाहिए, ये देखिएगा, ठीक, दोनों अवयवों में आई जेमा का मतलब समझ रहे होगे। ठीक, आई जेमा पद समान हो, सभी आई जेमा पद क्या हो, समान हो, तब जाकर के दोनों जो समान अवयव कहलाएंगे। आइए इस पे आधारित एक क्वेश्चन किया जाए कुछ। ठीक, जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए होंगे तुम लोगों से यूँ कहें कि इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं।
ठीक, तो आइए देखा जाए कैसे किया जाएगा। ठीक, आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए गए और देखा जाए कैसे क्या है। यदि क्वेश्चन है, यदि 2a 6 8 ठीक 9 3b 15 बराबर हो, ठीक 8 3c 8 3c 8 ठीक, फिर उसके बाद 9 3b 15 तब नहीं यहाँ कुछ और कर दिया जाए, ठीक 21 ऐसा, ठीक। यदि ऐसा हो तब a कामा b तथा c का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखिए ऐसे टाइप का कैसे होगा। अच्छा, चूंकि ये दिया गया है ना 2a 6 8 9 3b 15 बराबर दिया गया है किसके 8 3c 8 9 21 15 ये दिया गया है। अब देखो ये दो आप जो है दोनों आपस में क्या दिए हैं, बराबर दिए गए हैं। अगर दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं तो इनके क्रम आपस में समान होने चाहिए। तो क्रम आपस में समान है कि नहीं है, 2 गुणे 3 का ये भी है, 2 गुणे 3 का ये भी है, ठीक। और इनके संगत अवयव भी आपस में समान होने चाहिए, मतलब 2a बराबर 8 होगा, कामा फिर 6 बराबर जो होगा 3c के, फिर हम दोनों वाले को देखो 3b बराबर जो होगा 21 होगा। इम्प्लाइड दैट इससे क्या मिलेगा, a बराबर 4 मिलेगा, ठीक, कामा b बराबर c बराबर, कामा c बराबर यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक, और b बराबर क्या मिलेगा 3 7 21 मिल गया कि नहीं मिल गया। ये तीनों चीज़ें जो है, और लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा। आंसर लिखना a बराबर 4 कामा b बराबर 7 कामा c बराबर 2, लास्ट में आंसर लिख देना है। अगर कैलकुलेशन सब ठीक होगा तो ये ठीक होगा। इसी हिसाब से जो है आगे भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक। आइए अब बात करें हम एक आध वर्ग तुम लोगों को देने के बाद तब फिर बात करते हैं, ठीक। आइए जैसे देखा जाए, यदि क्वेश्चन यहाँ वो वर्ग मान लो तुम लोगों को दे दिए, वर्ग यदि -4 2 फिर उसके बाद 6 3 5 3a बराबर है, देखिएगा, ठीक 2b 2 फिर 6 3 और उसके बाद 5 4b, तब a तथा b का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाला है कि कैसे a और b का मान ज्ञात करते हैं, ठीक। तो कोशिश करिएगा, अगर ज्ञात हो जाएगा तो ठीक, नहीं ज्ञात हो पाएगा तो बताइएगा, तो फिर कर दिया जाएगा। कभी भी क्लास में जब मुलाकात होगी तो रखे रहिएगा, अपना जो है निकाल दिया जाएगा।
भाई मेन कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आव्यूह समान है तो संगत अवयव आपस में समान होने चाहिए और उनके क्रम आपस में समान होने चाहिए। ऐसे ही बता दे। देखो b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, -2 मिल रहा, 3a बराबर 4b। अब यहाँ पे b का मान ले जाके रख देना, ठीक, तो a का मान मालूम हो जाएगा क्योंकि b का मान हम ऊपर हम निकाल चुके होंगे। मामला समझ में आया? तो इस तरह से ये निकाला जाएगा। अब आइए आगे देखा जाए, दो आव्यूहों का योगफल, दो आव्यूहों का योगफल अथवा अंतर, दोनों की बात की जाए। दो मतलब आव्यूहों का योग अथवा अंतर, दो आव्यूहों का योग अथवा अंतर, आव्यूहों का योग अथवा अंतर, ठीक। तो देखो आव्यूहों का योगफल निकालते समय अथवा अंतर ज्ञात करते समय ये आवश्यक होना चाहिए, ये आवश्यक है, होना नहीं चाहिए, ये आवश्यक है कि उनके क्रम जो है समान होने चाहिए, ठीक। और योग करते समय अगर उनके क्रम समान है तो योग करते समय उनके संगत पदों का आपस में संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, और अगर अंतर लिया जाएगा तो उनके संगत पदों का आपस में घटाव कर लिया जाएगा, जैसा कि तुम लोग करते थे पिछली कक्षाओं में संख्याओं का लेकर के। उसी हिसाब से जो है यहाँ आव्यूह में भी होगा। तो एक बार फिर से हम पूरी प्रक्रिया याद दिला दे रहे हैं कि ठीक, सबसे पहले कि अगर मान लो जो नियम कानून लिखता होगा, अपना कॉपी वगैरह में नोट बनाता होगा, तो वो जान ले कि लिखोगे कि दो आव्यूहों का योगफल अथवा अंतर तभी संभव होगा जब वे समान क्रम के होंगे तथा योग करते समय उनके संगत पदों को आपस में जोड़ दिया जाता है, और अगर अंतर ज्ञात करना होता है तो उनके संगत पदों का आपस में अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, नोट भी कर लोगे, ठीक। आइए हम एग्जाम्पल लेकर के कुछ चीजों की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन लेकर के। जैसे क्वेश्चन, यदि a बराबर 3, 2, -4, -6, 5, 2 तथा b बराबर 4, -9, 11, 13, 7, 15, ठीक। तब याद रखिएगा a प्लस b, इनको ज्ञात करना है, ठीक। a माइनस b, इनको ज्ञात करना है। 3a प्लस 2b, इनको ज्ञात करना है। a माइनस 3b, इनको ज्ञात करना है, ठीक। ऐसे कई चीजें हैं, 4 हम करवा दे रहे हैं, इसे चारों को ज्ञात कीजिए। सब कुछ पीछे जो पढ़ाया गया है उन सब का प्रयोग कहीं ना कहीं इसमें हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखा जाए कैसे इसको किया जाएगा। लिखने का तरीका, सिस्टम अपना, मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन है, इसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 हैं, तो हम इन्हीं चारों को ज्ञात करना है हमको। आइए देखें कैसे ज्ञात करना है। लिखने का तरीका, सबसे पहले लिखोगे क्या, ठीक, इस चीज को भी हम नहीं तो भूल जाएंगे। 1, 4, 3 a प्लस 2b, ये है a माइनस 3b, ये है। चलिए, इससे नहीं मतलब भैया, तुम लोगों का रफ काम है, सोल्यूशन यहाँ से शुरुआत होता है। सोल्यूशन सबसे पहले क्या लिखोगे, आव्यूह डैश है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, ठीक, समीकरण बनेगा, हो गया। इसलिए क्या निकालना है, इसलिए a प्लस b बराबर, तो आइए इसलिए a वाला मान रख दो, क्या दिया गया है, 3, 2, -4, -6, 5, 2 प्लस b बोले तो क्या है, 4, -9, 11, 13, 7, 15, ये। अब बराबर जोड़ते समय, योग करते समय पूरी प्रक्रिया को एक आव्यूह के रूप में लिखोगे, उतने ही क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा जितने के क्रम के आव्यूहों को तुम लोग जोड़ रहे हो। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर जितने क्रम के आव्यूहों को जोड़ा जा रहा है या जितने क्रम के आव्यूहों को घटाया जा रहा है, जोड़ने या घटाने के बाद उतने ही क्रम का आव्यूह प्राप्त होगा। अब यहाँ ये देखें, तो यहाँ 3 है, जोड़ना है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं,
ठीक, नहीं घटा दो तो 4 3 7, 2 प्लस माइनस 9 ना, तो 2 माइनस 9 तो माइनस 7 आएगा, और उसके बाद माइनस 4 प्लस 11 7, ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस 6 13 प्लस 13 तो 7 ये भी होगा, 5 और 7 12, और उसके बाद 2 और 15 17, ये रहा इम्प्लाइड दैट ए प्लस बी। तो चिन्ह का यहाँ का कैसे क्या रिस्पांस होता है जोड़ते समय, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए पुनः करके ए माइनस बी निकालते हैं। पुनः ए माइनस बी बराबर, तो ये तो तुम लोग ऐसे ही लिख लोगे, माइनस जैसे है, खाली यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये लाइन आ जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ माइनस हो जाएगा, और इस चीज को जो है यहाँ माइनस हो जाएगा इम्प्लाइड दैट करके, इम्प्लाइड दैट। अब यहाँ पे घटाव वाली प्रक्रिया करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी घटाव वाली प्रक्रिया हो जाएगी। तो क्या होगा यहाँ के बाद, हाँ यहाँ तक मामला समझ में आया। पुनः करके शुरू करोगे दूसरे पार्ट, यहाँ माइनस इतना, फिर इसके बाद यहाँ चलेगा इम्प्लाइड दैट इतना, ये मतलब। अब देखिए 3 में से 4 घटेगा तो माइनस 1 आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 9 हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस 4 और यहाँ माइनस 11 तो माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ जाकर के पूरा हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 13 माइनस 19 हो जाएगा, 5 माइनस 7 तो माइनस 2 बचेगा कि नहीं, 2 माइनस 15 तो माइनस 13, ये इम्प्लाइड दैट ए माइनस बी आ जाएगा। तो इस तरह से ए माइनस बी भी ज्ञात कर लोगे, यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखना फिर क्या निकालना है, पुनः करके फिर वहीं से शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जोड़ते घटाव करते समय ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आइए देखें, पुनः क्या निकालना, 3a प्लस 2b ना, तो 3 गुणे ए वाला समीकरण नंबर 1 से लिख लीजिएगा, प्लस 2 गुणे बी वाला समीकरण नंबर 1 से लिख लीजिएगा। ठीक, अब ये 3a प्लस 2b इम्प्लाई दैट, यहाँ से जब यहाँ हो गए, इसके बाद की लाइन है इम्प्लाई दैट 3a प्लस 2b, तो 3 यहाँ हो जाएगा प्लस 2 यहाँ हो जाएगा कि नहीं, और b का मान रखने का। यहाँ तक मामला समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो अब देखिएगा, हमने बात की थी कि अगर किसी अचर राशि का किसी आव्यूह में गुणा होता है तो उस आव्यूह के सभी अवयव में गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तो आइए 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 तो माइनस 12, 3 छक 18 तो माइनस 18, उसके बाद 3 5 15, ये फिर 3 दूनी 6 ये हो गया, फिर प्लस, आइए 2 का गुणा कर लो यहाँ, तो 4 दूनी 8, और ये माइनस 18, 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26, भाई 2 गुणा 2 सत्ते 14 और 15 दूनी 30। अब जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जैसे पीछे करते तो वैसे ही करेंगे। ठीक, तो देखिए फिर एक जो है आप सबको लिख देंगे, 9 8 17 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 18 तो माइनस 12 बचेगा, माइनस 12 प्लस 22 तो प्लस 10 बचेगा, माइनस 18 प्लस 26 यहाँ 8 बचेगा प्लस में, 15 प्लस 14 29 बचेगा, और यहाँ 6 प्लस 30 36 हो जाएगा। तो इम्प्लॉइड दैट, अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो फिर हल करने का ये तरीका हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग ये वाला ज्ञात कर लोगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जो है अगला जो है उसको ज्ञात कर लोगे। अगला मतलब उसके बाद पुनः करके जो निकालना है, जो भी निकालना है उसको फिर ऐसे सिस्टमेटिक करके सबका आंसर जो है नोट कर लोगे। आगे जो है फिर देखिए एकाक वर्ग तुम लोगों को दे दिया जाए, एकाक वर्ग दे दिया जाए जो तुम लोग करोगे। ठीक, तो देखिए फिर हो गया, अच्छा जल्दी एक वर्ग दे दे बस। ठीक, देखना जी क्वेश्चन वर्क है, यदि ए बराबर 4 2 -3 1
1 3, ठीक, तथा b बराबर -1 3 0 2, फिर 2 4, ये है। तब 3a माइनस 4b को ज्ञात करो। तो ठीक, इसको भी हम उम्मीद करते हैं तुम लोग हल कर लोगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज जितनी भी चीज़ें आज पढ़ाई गई सब बहुत आसान चीज़ें हैं। एक एक ठो अगर कायदे से कंसंट्रेट होकर के प्रैक्टिस कर लोगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। आव्यूहों के प्रकार वाला जो थोड़ा सा डिफरेंस वाला सिस्टम उसको एकदम दिमाग में रखिएगा, ठीक। अब आव्यूहों के योगफल पे आधारित कुछ विशेषताएं हैं, जैसे क्रम विनिमय का नियम, साक्षर नियम, ये सब चीज़ें हैं, उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली हल करवाएंगे, एक प्रश्नावली हल हो जाएगी, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।